अब हम अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे। ये अध्याय 5 जो है आपका अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से संबंधित है। इस अध्याय 5 में वो कंडीशन बताई गई है कि किन मामलों में अपील की जाएगी और किसको की जाएगी और किस टाइम में की जाएगी, वो टाइम पीरियड क्या होगा। तो अपील और पुनरीक्षण के संबंध में और पुनर्विलोकन के संबंध में अध्याय 5 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अपील किसको की जाएगी, पुनरीक्षण किसको की जाएगी, पुनरीक्षण अथॉरिटी कौन होगा और पुनर्विलोकन किसके समक्ष किया जाएगा। और अगर ये अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन किया जाता है तो उसकी समय सीमा क्या होगी, किस तरह से किया जाएगा, इसके संबंध में डिटेल प्रावधान अध्याय 5 में किया गया है। जैसे कि हमने अभी अध्याय 4 में क्या देखा, न्यायालय के समान राजस्व अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई। तो न्यायालय के समान अपील भी होनी चाहिए अगर उन्होंने कोई निर्णय दिया है तो उसी संबंध में प्रावधान किया गया है आपका अध्याय 5 में। अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन का ये चैप्टर है जो सेक्शन 44 से लेके आपका 56 तक लागू होता है, धारा 44 से लेके 56 तक। तो ये जो आपका 44 है अपील और अपीली प्राधिकारी के बारे में बताता है। तो अपील किस मामलों में किया जाएगा, अपीली प्राधिकारी कौन होगा, इसके संबंध में धारा 44 बताता है। यहाँ उल्लेख किया गया है कि उस स्थिति को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लंघित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक अपील जो है, यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, जो एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है, उसके नीचे के किसी अधिकारी ने कोई निर्णय दिया है, तो उस मामले में अपील किसको होगी, उपखंड अधिकारी को होगी। आगे ये कहा गया है उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। उपखंड अधिकारी द्वारा अगर पारित किया गया है कोई आदेश तो ऐसे मामले में वो अपील जो होगी वो कलेक्टर को होगी, और यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। इसमें यह बताया गया है आगे कि यदि ऐसा आदेश किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके संबंध में धारा 12 की उपधारा 3 या धारा 21 के अधीन निर्देश किया गया हो, तो ऐसा राजस्व अधिकारी को होगी जिसे राज्य सरकार निर्देश करे। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कुछ विशेष राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण की बात करता है। तो ऐसे अगर राजस्व अधिकारी कोई आदेश देते हैं तो उसके संबंध में राज्य सरकार निर्देश करेगा कि किनको अपील होगी। आगे ये बताया गया है कलेक्टर द्वारा अगर पारित किया गया है तो आयुक्त को होगी। कलेक्टर जिला का मुखिया होता है, आयुक्त संभाग का मुखिया होता है, इसलिए कलेक्टर के आदेश की अपील आपको आयुक्त को करनी होगी। और यदि वह अपील जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील आयुक्त भू अभिलेख को होगी। इसके बाद ये बताया गया है कि अगर कोई आदेश आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा किया गया है तो आयुक्त और भू अभिलेख आयुक्त की अपील आपकी राजस्व मंडल को होगी। राजस्व मंडल जिसको हम धारा 3 में पहले पढ़ चुके हैं। आगे ये कहा गया है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश की विरुद्ध द्वितीय अपील, ये सेकेंड अपील के संबंध में क्लॉज 2 प्रावधान करता है। यहाँ यह कहा गया है कि द्वितीय अपील कब होगी और किसको होगी। तो यहाँ यह कहा गया है कि यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो आयुक्त को होगी। इसको याद करने क्या सीधा कॉन्सेप्ट है कि आयुक्त के नीचे अगर किसी भी अधिकारी ने आदेश पारित किया है फर्स्ट अपील में
तो सेकेंड अपील किसको हो जाएगी? आयुक्त को हो जाएगी। अगर एसडीओ ने या फिर उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ये सब किसके नीचे हैं? आयुक्त के नीचे हैं। तो अगर इन अधिकारियों ने कोई आदेश पारित किया है तो ऐसे कंडीशन में सेकेंड अपील आयुक्त को होगी। और यदि ऐसा आदेश आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा किया गया है तो इसकी सेकेंड अपील कहां हो जाएगी? राजस्व मंडल को होगी। आगे द्वितीय अपील के आधार बताए गए हैं। केवल इन्हीं आधारों पे ही सेकेंड अपील आपकी की जा सकती है, अन्यथा आप अपील में नहीं जा सकते। तो ये कंडीशन क्या बताई गई है? यदि मूल आदेश प्रथम अपील में खर्चे के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में परिवर्तित किया गया हो या उलट दिया गया हो। अगर प्रथम अपील में क्या किया गया कि निर्णय शुरू में आपके फेवर में आया था, फिर दूसरा वाला पार्टी अपील में जाता है और वह निर्णय आपके अगेंस्ट में हो जाता है। अर्थात प्रथम अपील में मामला गया और वहां निर्णय क्या हुआ? पलट गया। लोअर अथॉरिटी का निर्णय अपील में जाता है और वहां निर्णय पलट जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये बताया गया है, यदि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। अगर कोई आदेश दिया गया है और वह आदेश किसी विधि के अगेंस्ट में है या फिर ऐसी प्रथा के अगेंस्ट में है जो विधि का प्रभाव रखता है, तो उसकी भी सेकेंड अपील की जा सकती है। तीसरा कंडीशन ये बताया गया है, यदि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवादक का अवधारण नहीं हो सका है। अगर कोई विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा या विधि का निर्धारण किया जाना चाहिए था और वह निर्धारण प्रथम अपील में नहीं हुआ है, तो वहां फिर सेकेंड अपील की जा सकती है। आगे यह कहा गया है कि यदि संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी कोई सारवान त्रुटि हुई है जिससे गुणावगुण मामले के आधार पर विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो गई है। यहाँ ये बताया गया कि कोई ऐसा सब्सटेंसिव फॉल्ट हो गया जिसके आधार पे क्या हो रहा है, विनिश्चय जो भी आया है उसमें कोई गलती हो रही है या त्रुटि हो रही है, तब ऐसे मामले में सेकेंड अपील की जा सकती है। आगे यह बताया गया है कि पुनर्विलोकन में फेरफार करते हुए या उलटते हुए यदि कोई आदेश पारित किया गया है तो उसी प्रकार अपील नहीं होगा जैसे मूल आदेश का अपील किया जा सकता है। पुनर्विलोकन के संबंध में क्या है कि पुनर्विलोकन उसी अथॉरिटी को किया जाता है जिसने निर्णय दिया है, और यदि उस पुनर्विलोकन में फेरफार हो जाता है या कोई उलटता हुआ आदेश दिया जाता है तो उस अधिकारी की अपील वैसे ही होगी जैसे ये मान लिया जाएगा कि वो मूल आदेश था, उसी प्रकार से उसकी अपील की जा सकती है। आपका जो 45 है वो अमेंड कर दिया गया है और इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि बंदोबस्त आयुक्त को लंबित कार्रवाई के अंतरण के संबंध में, तो बंदोबस्त आयुक्त का जो पद है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अभी वर्तमान में नहीं है, इसलिए 45 को रखने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ 46 के अंतर्गत बताया गया है कि कुछ आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। कुछ आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। वो कौन कौन से आदेश हैं जिसकी अपील नहीं हो सकती? तो यहाँ पहला ये बताया गया है, जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन परिसीमा के आधारों पर ग्रहण किया गया है, धारा 5 में विनिर्दिष्ट किए गए आधारों पर ग्रहण किया गया है, मतलब परिसीमा द्वारा बाधित है, ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। आगे ये बताया गया है, जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिए किए गए आवेदन नामंजूर किया गया है। अगर आपने पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन किया और उस अथॉरिटी ने पुनर्विलोकन का आवेदन अस्वीकार कर दिया तो उसकी अपील नहीं की जा सकती कि पुनर्विलोकन का आवेदन नामंजूर किया गया है, उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। तीसरा कंडीशन ये बताया गया है कि जिसके द्वारा ऐसे आवेदन को जो रोक
के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है, इसकी भी अपील नहीं की जा सकती है। अगर कोई स्टे मिला हुआ है किसी मामले में, राजस्व अधिकारी ने अगर कोई स्टे दिया है किसी मामले में, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, तो उसकी भी अपील नहीं की जा सकेगी। और ये बताया गया है कोई अंतरिम स्वरूप का हो, इंटरिम नेचर का कोई आदेश है, अंतिम निर्णय नहीं आया है, उस मामले में भी अपील नहीं की जाएगी। आगे ये बताया गया है जो धारा 104 की उपधारा 2 या 106 की उपधारा के अधीन नियुक्ति से संबंधित है, उसकी भी अपील नहीं की जाएगी। 104 और 106 जो है वो पटवारी की नियुक्ति और राजस्व निरीक्षकों आदि की नियुक्ति के संबंध में बताता है। तो अगर उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश है तो उसकी भी कोई अपील नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट किया गया है आपका धारा 46 में। इसके बाद बात आता है अपीलों की परिसीमा। अपीलों की परिसीमा मतलब आखिर वो क्या समय होगा जिसके अंतर्गत अपील किया जा सकेगा। तो अलग अलग प्राधिकारियों के लिए अलग अलग सीमा का बंधन किया गया है, समय सीमा बताई गई है। ये 47 के अंतर्गत जो अपीलों की परिसीमा है, वहां पहला कंडीशन ये बताया गया है कि उस आदेश की तारीख से जिसके संबंध में आपत्ति की जाए 45 दिन के अवसान हो जाने के पश्चात उपखंड अधिकारी कलेक्टर को या बंदोबस्त अधिकारी बंदोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी। इसका मतलब ये कि उपखंड अधिकारी और कलेक्टर के संबंध में अगर कोई अपील की जानी है तो वह 45 दिन के अंदर की जाएगी। उससे अगर ज्यादा हो जा रहा है तो आपकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे ये बताया गया है कि अगर आयुक्त को कोई अपील की जानी है, आयुक्त को, तो उसके लिए समय सीमा 60 दिन की है और मंडल को कोई अपील किया जाना है तो 90 दिन की है। अगर मंडल में कोई आपको अपील प्रस्तुत करना है तो 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त को अगर अपील करना है आपको तो 60 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर और उसके नीचे के अधिकारी जो हैं उसके समक्ष आप 45 दिन के अंतर्गत आप अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो समय आपका पास हो जाता है तो उसके बाद आप अपील कर ही नहीं सकते। वो कंडीशन देखा जाता है और उस कंडीशन में अगर वो देखा जाता है कि ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी जिसके अंतर्गत अपील वास्तव में नहीं किया जा सकता है, तो वह रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, जो राजस्व अधिकारी है, वह ऐसे अपील को परमिट कर सकता है। तो कुल मिला के ये है कि जो आपका अपील है उसकी एक समय सीमा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कलेक्टर से नीचे जो है, कलेक्टर और कलेक्टर से नीचे जो भी अधिकारी हैं उसके 45 दिन, आयुक्त जो है 60 दिन, और मंडल को अगर अपील की जानी है तो आपको 90 दिन के अंतर्गत ये अपील करना होगा। 48 ये कहा गया है याचिका के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके संबंध में आपत्ति की गई है। अगर आप किसी आदेश की अपील करना चाहते हैं तो उस आदेश की प्रतिलिपि भी आपको लगानी पड़ेगी जब आप अपील करते हैं। यही बात कही गई है आपकी 48 में। अगर लोअर अथॉरिटी की आप अपील हायर अथॉरिटी के पास कर रहे हैं तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि आखिर हम किस मामले से, किस निर्णय से असंतुष्ट हैं। तो उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि भी 48 के अंतर्गत याचिका के साथ आपको लगानी पड़ेगी। अपीली प्राधिकारी की शक्ति के संबंध में 49 के में उल्लेख किया गया है। 49 में ये बताया गया है कि अपीली प्राधिकारी की क्या शक्ति होगी, जो अपीलिएट अथॉरिटी है उसकी क्या शक्ति होगी, ये बताया गया है आपका 49 में। तो सामान्यतः अपीली प्राधिकारी की शक्ति ये होती है कि वो आवेदन को ग्रहण कर सकता है और उस मामले में
अभिलेख मंगा सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसे संक्षेपतः नामंजूर कर सकता है। अपील को आवश्यक नहीं है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसको लगता है कि अपील का कोई आधार नहीं बनता तो उसे संक्षेप रूप से नामंजूर कर सकेगा। परंतु अपील प्राधिकारी उस दशा में अभिलेख मांगने के लिए आबद्ध नहीं है जबकि अपील समय वर्जित है। अगर परिसीमा काल द्वारा वर्जित किया गया है कि 45 दिन में अपील की जानी चाहिए थी, आप साल भर बाद पहुंच रहे हो, तो ऐसे मामले में उस अपीली प्राधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है कि आपसे अभिलेख मांगेगा। वो देख के वो समय सीमा वर्जित है या अपील नहीं हो सकती, उस कंडीशन में उस मामले को वहीं समाप्त कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा अपील को। आगे ये बताया गया है कि यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी और प्रत्यार्थी पर सूचना की तामील की जाएगी। सिंपल सा चीज है। अगर अपीली प्राधिकारी ने अपील को स्वीकार कर लिया तो जिसके अगेंस्ट में अपील किया गया है या जिस आदमी के फेवर में निर्णय आया है वो तो अपील करेगा नहीं, जिसके अगेंस्ट में निर्णय गया है वो अपील करेगा। तो जिसके फेवर में गया है उसको बताया जाएगा कि भैया ये जो आदेश जो पिछला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वो अपील की जा रही है उसकी, तो इसके मामले इस संबंध में आप अपना पक्ष रख दीजिए। तो इसलिए ये बात कही गई है क्लॉज 2 के अंतर्गत कि अपील अगर ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी और उस तारीख की सूचना प्रत्यार्थी पे की जाएगी, दूसरे पक्षकार पे की जाएगी ताकि वह उस दिन उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सके। क्लॉज 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि पक्षकारों को यदि वे उपसंजात होते हैं सुनने के पश्चात अपीली प्राधिकारी उस आदेश के विरुद्ध जिसकी अपील की गई है उस आदेश को पुष्टि कर सकेगा। अगर अपील उसके सामने आया और उसको सुना अपीली प्राधिकारी ने तो वो क्या क्या कर सकता है, ये बात कहा गया है क्लॉज 3 के अंतर्गत। उस अपील को पुष्ट कर सकेगा, ये कह सकेगा कि हाँ लोअर अथॉरिटी ने जो निर्णय दिया है वो सही दिया है। और क्या कर सकता है, उस निर्णय में फेरफार कर सकता है, मतलब उसमें थोड़ा सा अमेंड कर सकता है, थोड़ा संशोधन कर सकता है या उसे उलट सकता है। उलट सकता है मतलब जो लोअर अथॉरिटी ने निर्णय दिया उसके ठीक अगेंस्ट में निर्णय दे सकता है या वह स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो प्रकरण के निपटारे के संबंध में आवश्यक हो। इस तरह से हम देखते हैं कि अपीलेट अथॉरिटी के पास लगभग हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है। परंतु अपीली प्राधिकारी किसी भी ऐसे मामले के निपटारे के लिए किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रति प्रेषित नहीं कर सकेगा, ये इसका बैरियर है। अपीली प्राधिकारी निपटारे के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं भेजेगा कि भैया अब मेरे को अपील सुनना है, अब ये अपील मैं नहीं सुनूंगा, अब तुम इस अपील को सुनो। ये ऐसा अपीली अधिकारी नहीं बोल सकता है, ये इसकी सीमा बताई गई है। पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज काफी लंबी क्लास हो चुकी है तो आज की क्लास यहीं तक है। कल 50 से लेके हम 56 तक चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर।